देखना, बाकी आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद हम लाएंगे इसका MCQ क्वेश्चन का वीडियो, तो वो आपको देखने के लिए नहीं भूलना है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको MCQ क्वेश्चन वाला वीडियो देख करके जाना है। हम वही क्वेश्चन आपको बताते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके पहले हम मॉडल पेपर बताए थे आप लोगों का, और वही मॉडल पेपर जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और आज हम बताने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें, और ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, कि भारत के भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें, या तो फिर यही क्वेश्चन जो है वो आपको चेंज करके दे सकता है कि भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देशों का वर्णन करें। ठीक है, यहाँ पे पड़ोसी 2 बार लिखा गया। ठीक है, तो 2 प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारत के भारत की सीमाएं और पड़ोसी देशों की वर्णन करें, या तो फिर भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना वो मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मेरा आंसर, भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, तो भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है। देखो मैं आपको हर कुछ समझाऊंगा, जो हार्ड लगेगा उसको मैं आसान कर दूंगा, बट वीडियो आपको एक ही बार देखना है। ठीक है, भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में स्थित है? उत्तर गोलार्ध में स्थित है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा। भारत का मुख्य भूभाग जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, ध्यान रहे उत्तर से दक्षिण की ओर 8 डिग्री 4 मिनट, इसको पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान रखें। उत्तर से दक्षिण की ओर 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच स्थित है। कहाँ की ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच क्या स्थित है। ये हो गया। अब बात करते हैं पूरब से पश्चिम। उत्तर दक्षिण हो गया, सामने सामने की बात हो रहा है। पूरब के सामने कौन होता है? पश्चिम। उत्तर के सामने दक्षिण होता है। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन होता है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 35 मिनट देशांतरों के बीच स्थित होता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण वालों को अक्षाएं बोलते हैं। ठीक है, अक्षांशों बोलते हैं। जो उत्तर से लेकर के दक्षिण के बीच में स्थित होता है उसको अक्षांश बोलते हैं, और जो पूरब से पश्चिम की ओर बीच में स्थित होता है उसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो हमारा अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट की ओर। ठीक है, और पूरब से पश्चिम की ओर जिसको हम लोग देशांतर बोलते हैं वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 35 मिनट तक है। ठीक है, ये हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति है। ये आप जब फर्स्ट में नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये आपको पॉइंट फर्स्ट में लिखना ही लिखना है, उसके बाद आप जो मर्जी वो लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पे भारतीय मानक समय। उसके बाद आपको पॉइंट डालना है भारतीय मानक समय। और जब आप एग्जाम पेपर लिखते हो ना, तो वहाँ पे जब डालोगे कि भारतीय मानक समय, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको नीचे आंसर लिखना है। ज़्यादा सटा का यूज नहीं करना। ठीक है, देखो जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा था भारतीय की भौगोलिक स्थिति, फिर इसका मैंने आंसर यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर लिया। फिर 2 लाइन आपको गैपिंग छोड़ना, फिर से पॉइंट बनाना है भारतीय मानक समय, फिर इसके लिखना है, फिर अगला पॉइंट 2 लाइन छोड़ के लिखना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पॉइंट बना भारतीय मानक समय। अब देखो भारत का देशांतरीय प्रसार 29 डिग्री यानी 29 डिग्री है। ठीक है, आप सभी को पता है कि भारत का जो देशांतरीय प्रसार है वो कितना है? 29 डिग्री है, जो कि काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए यहाँ के स्थानीय समय में बड़े अंतर हो सकते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अरुणाचल में सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, और बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे 29 डिग्री देशांतर पर फैला हुआ है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से जब सूर्य उगता है ना, तो पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है, उसके 2 घंटा के बाद कहाँ उगता है? गुजरात में उगता है। क्योंकि देखो पूरब में कौन हो जाता है? हमारा अरुणाचल प्रदेश, और इसके जस्ट पश्चिम में कौन होता है? गुजरात होता है। तो पूरब में 2 घंटा पहले सूर्योदय उग जाता है, और 2 घंटा बाद हमारा गुजरात में सूरज उगता है। अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश में अगर 7 बजे सूरज उगा है, तो यहाँ पे जो ये गुजरात उसमें 9 बजे सुबह होगा। तो ये क्या कैसे होता है? तो ये हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा भारत देश है, इसकी वजह से यहाँ पे समय में भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। देखिए भारत की एक मानक समय हो गया। ठीक है, बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत के साथ 7 देशों की सीमाएं लगती है। भारत के पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, पूर्व में बंगाल और म्यांमार है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। आपको इतना नहीं लिखना, सिंपल से लिखना भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली अफगानिस्तान नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब चीज़ आपको लिख देना। पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, अगर आध है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग डायरेक्टली वही लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट।
राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। राजनीतिक मतलब हमारा देश में कितना बड़ा फैला हुआ है, हमारा देश कैसे चल रहा है। तो भारत को 29 राज्यों और 7 केंद्रीय शासित क्षेत्रों में बांटा गया ताकि आराम से चलाया जा सकता है। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हमारा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, हर राज्य को कोई जिले में विभाजित किया गया है ना, हर राज्य को कई जिलों में विभाजित किया गया, मतलब बांटा गया। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ पे, दिल्ली है। तो ये वेरी वेरी सिंपल मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। ठीक है, भारत में अब बात करते हैं कर्क रेखा। भारत की भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में आपको बताना है, भारत के बारे में पूरा आपको डिटेल्स बताना है। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। जो कर्क रेखा होती है वो भारत के कहाँ से गुजरती है, यानी बीचों बीच से होकर के गुजरती है, मध्य से। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, आपको भी ऐसा ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम है। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी जो कि आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं भारत की ऋतुएं कि भारत के कौन कौन से ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, तो भारत मौसम विभाग के अनुसार, यानी भारतीय जो मौसम है उसके विभाग के अनुसार से अगर देखा जाए तो उसने बता रखा है कि भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। अब इस शीत ऋतु क्या है, तो दिसंबर से मार्च तक उत्तरी भारत में औसत तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग सिंपल से लिखना है, शीत ऋतु दिसंबर से मार्च महीना तक चलता है, ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून तक चलता है, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक चलता है और शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। बस इतना आपको लिख के छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत के द्वीप समूह कि भारत का द्वीप समूह क्या है। तो भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया, आप सभी को पता है, अरब सागर में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप समूह। बस सिंपल। आप सभी भारत का नक्शा देखेंगे, जो नीचे तरफ भारत का नक्शा दबा रहता है, एक साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहता है और एक साइड लक्षद्वीप समूह रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हिमालय के प्रभाव और लाभ। देखते हैं कि हिमालय जो हमारे भारत देश में हिमालय, उसका क्या प्रभाव और क्या लाभ है। तो हिमालय ने भारत को कई तरह से लाभान्वित किया, मतलब भारत को बहुत तरीका से क्या हुआ, लाभान्वित हुआ, मतलब लाभ हुआ है। भारतीय इतिहास पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले इसने हमेशा उत्तर से देश की रक्षा की और इस तरह एक महान प्रहरी के रूप में काम किया है। देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, हमेशा उत्तर से देश की ओर रक्षा किया। जब बड़ा बड़ा पहाड़ होगा तो दूसरा देश हम पर हमला नहीं कर सकता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को रक्षा भी करने का काम किया है। हिमालय के उत्तरी पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि वे अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं, मतलब वो ऊंचा होने की वजह ज़्यादा वहाँ पे बरसात होती है और वहाँ का ठंडा मौसम रहता है और वहाँ पे क्या होती है, बर्फ से ढका रहती है, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अतीत में इस दिशा से भारत में प्रवेश करना लगभग असंभव, जिसकी वजह से विदेशी मतलब क्या, दूसरे देश के लोग हमारे देश को पर आक्रमण नहीं कर सकते, मतलब हमला नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, हिमालय भारत में साइबेरिया की ठंडी शुष्क हवाओं को प्रवेश करने से रोकता है। और ये क्या होता है कि इससे क्या होता है कि दूसरे देश की हवाएं हमारे देश में नहीं आती है। ठीक है, पहाड़ क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, यही कारण है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में जलवायु गर्म है। इस तरह की जलवायु लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसके कारण भारतीय लोगों ने गर्मियों में सूती कपड़े का उपयोग करना शुरू कर दिया और प्राचीन काल से, यानी कि बहुत पहले काल से भारत में सूती कपड़ा उद्योग का विकास भी हुआ है। ठीक है, अगर अगला भी आंसर चाहिए आप लोगों को तो कमेंट करें कि मुझे अगला आंसर चाहिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा फैला दो। ठीक है, फैलाओगे तभी मैं थोड़ा सा मेरे अंदर भी मोटिवेट मिलेगा, मैं वीडियो को आप लोगों को जल्दी जल्दी बना दूंगा। ठीक है, गंगा और सिंधु के मैदान का प्रभाव। अब देखते हैं, गंगा हमारे भारत देश में गंगा भी है, सिंधु नदी भी है, तो इस पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भारत देश में तो गंगा और सिंधु के मैदानी इलाकों में भारतीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला, इसने देश की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने क्या किया, आर्थिक समृद्धि मतलब हमें पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। ठीक है, इस मैदानी क्षेत्र में कई नदियाँ धीरे धीरे बहती है, जो धरती के उपजाऊ बनाने के लिए पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। ये जब पानी बहती है तो उपजाऊ मिट्टी लाता है, मतलब जिससे फसल वगैरह हमारे क्या होता है, ज़्यादा उगते हैं, उस प्रकार का मिट्टी लाती है और हमें क्या करती है, फसल के लिए पानी देती है। क्षेत्र की उपजाऊ भूमि में गेहूं, चावल, गन्ना और अन्य फसलों का उच्च उत्पादन देखा गया है। कृषि के अलावा पशुपालन और उद्योगों भी इस क्षेत्र में विकसित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था है। जहाँ पानी की व्यवस्था वहाँ पे सब कुछ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनेकता में एकता का देश भारत। अनेकता में एकता का मतलब कि भारत में बहुत सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, फिर भी एकता बना हुआ है। अनेक लोग हैं लेकिन एकता बना हुआ है। तो भारत में अनेक विभिन्नताओं के होते हुए भी कुछ ऐसे तत्व विद्यमान है जो भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। अब ये निम्न बिंदु हैं। कौन कौन सा बिंदु जिसकी वजह से भारत के लोग एक साथ बंधे हुए हैं? तो पहला, भारतीय खेल टीम। इसकी वजह से भी हमारा देश एक साथ क्या हुआ, इकट्ठा हुए। कैसे? सो देखो, राष्ट्रीय स्तर के
कोई खेल टीम जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक्स इत्यादि में प्रतिभा के आधार पर देश के कोने कोने से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों के जाति धर्म के प्रतिभागी एक साथ मिलकर देश की प्रतिभाओं को करती है। मतलब अलग अलग खिलाड़ियों क्या करती है, अलग अलग खेल खेल करके जीत करके हमारे देश का नाम क्या करती है, रोशन करती है। नेक्स्ट भारतीय खेल टीम। राष्ट्रीय स्तर के कई खेल टीम जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक्स इत्यादि में प्रतिभा के आधार पर देश के यही दोनों भारतीय खेल टीम, देखो दोनों एक ही पॉइंट आ गया, ठीक है, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, इसका दूसरा नाम देते हैं, ठीक है। भारतीय फिल्म जगत हमारी फिल्मों में भी एक सूत्र में बंधने का कार्य करती है। हमारे फिल्मों में दिखाया जाने वाला विषय वस्तु हमारे समाज तथा संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, जिससे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। इस फिल्मों में शामिल सभी प्रतिनिधि अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि से जुड़े हुए रहते हैं और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे लोगों को बांधने का में सहायता करते हैं। देखो जितने भी सारे फिल्म होते हैं, देखो अब नया नया फिल्म आ गया, गंदी फिल्म आ गया, लेकिन जितने भी सारे भारत में फिल्म बनते हैं, पहले के फिल्म बनते हैं, वो हमेशा भारत के लोगों को कुछ सिखाता था, भारत के लोगों को एक साथ बांधने का प्रयास करता था, समझे। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चौथा भारतीय संविधान। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और भी कहीं लिखा हुआ संविधान नहीं है। इसमें वर्णित राष्ट्रीय प्रतीक हमें एकता के सूत्र में बांध रहा है। भारतीय संविधान में जितने सारा हमारा अधिकार लिखा गया है, उसकी वजह से हम लोग एक साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। हमारा संविधान सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, ये सभी के लिए समान है। इसमें सभी वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है, ठीक है। इसमें जितने भी अधिकार हो सभी लोगों को मिलेगा, ये किसी को नहीं, जिसके कारण लोगों में एकता देखने को मिलता है ना। लोगों में क्या देखने को मिलता है, एकता। सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता आदि का अधिकार दिया गया है, जो लोगों को जोड़े रखने में कारगर करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, लोगों को एक साथ जोड़ करके रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और इसका आंसर मैंने आप सभी को बता दिया। इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर